नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को लेकर आया हूं सीटेट का बैच, जो कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ईवीएस पढ़ा रहा हूं। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि आपका 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसमें आपको 30 में 30 क्वेश्चन आप लोग से बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है परिवार एवं मित्र। ध्यान रखेंगे, परिवार और मित्र। यहाँ देख लीजिए यह कितना अच्छा शब्द है, परिवार और मित्र। ये अगर दोनों आपका अगर मिल जाए मनपसंद के अनुसार तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। और किस्मत वाले को ही अच्छा परिवार भी मिलता है और अच्छा मित्र भी मिलता है। तो चलिए इसी का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो कहा जाता है ये जो परिवार जो शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द फैमिली से बना है। तो फैमिली को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिवार। अब बात करते हैं ये जो फैमिली है, यह एक लैटिन भाषा फेमुलस से बना है। फिर से देख ले, इस परिवार जो वर्ड है, परिवार का अंग्रेजी होता है फैमिली। फैमिली, और ये जो फैमिली शब्द है एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा है। और यह लैटिन भाषा फेमुलस से यह फैमिली बना है, ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिवार। अब कहा जाता है इस परिवार में जो ये लिखा गया है, परिवार उसे कहते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। ध्यान रखेंगे, परिवार किसे कहेंगे? जिसमें माता प्लस पिता प्लस बच्चा, इन सभी के समूह को हम लोग कहते हैं परिवार। और यह परिवार जो आज के डेट में हम लोग कहते हैं विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दिया गया। ध्यान रखिएगा, विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा। हमारा जो समाज है वो परिवार उसे कहते हैं जो शादीशुदा है, उसे हम लोग परिवार भी कहते हैं। लेकिन आप आगे चलकर देखेंगे कि हमारे समाज में इसको सबसे बेस्ट माना गया है परिवार, जो कि परिवार को सामाजिक संगठन का मौलिक इकाई कहा गया। ध्यान रखिएगा कि मौलिक इकाई कहा गया है किसको? परिवार को। यानी कि यह परिवार जो है यह सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन आप कह सकते हैं। तो सामाजिक संगठन के तरफ से यह परिवार जो है सबसे छोटा रूप है। मौलिक इकाई का मतलब है सबसे छोटा रूप, मतलब बहुत सारे परिवार को मिलाकर ही समाज का निर्माण होता है। तो इसीलिए कहा गया है समाज जो संगठन है उसका सबसे छोटा इकाई है वो है परिवार। तो और इसे सबसे मुख्य माना गया है। लेकिन हमारे जो कुछ समाज शास्त्री हैं, अब यहाँ ध्यान रखेंगे, समाज शास्त्री। तो समाज शास्त्री किसे कहते हैं? जो समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, कि समाज के बारे में गहन पढ़ाई करते हैं, उसे समाज शास्त्री कहते हैं। तो ये समाज शास्त्री क्या कहते हैं कि परिवार उसे कहते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे हो, उसे ही परिवार कहते हैं। यानी कि इनका कहनाम है कि सपोज कीजिए कि परिवार में जो है, यह मान लीजिए यह परिवार है, इसमें पति होना चाहिए प्लस पत्नी होनी चाहिए और प्लस इनके बच्चे होने चाहिए, बच्चे। यानी कि इनका कहनाम है, समाजशास्त्री लोग का कहनाम है कि जिसमें सिर्फ पति और पत्नी हो तो उसे परिवार नहीं कहेंगे। या इनका यह भी कहनाम है कि जिसमें पति हो और बच्चे हो उसको भी परिवार नहीं कहेंगे। या जिसमें सिर्फ पत्नी हो और बच्चे हो उसे भी परिवार नहीं कहेंगे। इनका कहनाम है परिवार उसे कहते हैं जिसमें पति पत्नी और इनके ही बच्चे हो। या अगर मान लीजिए अगर इसको बच्चा को हटा दिए, जिसमें पति और पत्नी है, तो वो भी परिवार नहीं होगा। तो पति पत्नी और इनके बच्चे जो हो तो उसे ही ये लोग क्या कहें? परिवार कहें। बाकी ये जो आपने देखा उसे परिवार समाजशास्त्री के अनुसार वो लोग उसको नहीं मानते हैं। अब यह कहते हैं, समाजशास्त्री कहते हैं कि जितना भी परिवार है उसका अपना घर होता है, लेकिन हर घर में परिवार नहीं होता है। इसे आप समझे, बहुत यूनिक चीज इन्होंने बोला कि जितना भी परिवार है, जैसे मान लीजिए परिवार है और परिवार में यह पति हैं
पत्नी है, यानी कि आप कह सकते हैं हस्बैंड है प्लस वाइफ है और इनके बच्चे हैं, तो इसे तो हम लोग परिवार कह दिए। और सभी परिवार जो है घर में रहते हैं, वो अपना घर बसाते हैं, तो सभी परिवार का अपना एक गृहस्थ होता है। गृहस्थ मतलब हर परिवार का अपना एक घर होता है, ये बात कह रहे। दूसरी बात कह रहे हैं कि हर घर में परिवार नहीं होता है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहते हैं कि हर गृहस्थ में परिवार नहीं होता है, परिवार नहीं। इसका मतलब समझ लीजिए कि हर घर में ऐसा थोड़ी है कि हर घर में माता पिता और उनके बच्चे ही होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर कोई ऐसा भी होगा जिसमें सिर्फ एक आदमी होगा, या सिर्फ पति पत्नी होगा, या सिर्फ बच्चे होंगे। तो इसलिए इसमें समाज शास्त्री लोग का कहनाम है कि हर परिवार गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन हर गृहस्थ परिवार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए, यह हो गया गृह मतलब घर, यह बात उनका कहनाम है। आगे चलकर इसे सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। किसको? परिवार को, क्योंकि परिवार, बहुत सारे परिवार को मिलाने से ही आपका समाज का निर्माण होता है। तो समाज का जो संगठन है उसका सबसे छोटा मौलिक इकाई किसे कहेंगे आप? तो परिवार को कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है। यह भी याद रखना है कि परिवार है तो गृहस्थ है, और सिर्फ अगर गृहस्थ है तो परिवार नहीं है। यानी कि यह परिवार कैसे नहीं है? क्योंकि इस घर में एक आदमी भी रह सकता है, बच्चे भी रह सकते हैं, पत्नी भी रह सकते हैं, लेकिन परिवार उसे कहेंगे जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होंगे। तो ये सभी के लिए तो घर जरूरी है, इसे हम लोग गृहस्थ कहेंगे। अब आगे लिखता है कि यह परिवार जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला गुरु जो होता है उनके खुद उनके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि उनके माता पिता होते हैं। तो बच्चा का जो है, जो बच्चा है उसका सबसे शुरुआती पढ़ाई उसका परिवार से ही होता है। यानी कि आप कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को कहाँ मिलता है? उसके फैमिली से ही मिलता है। इसके अलावा कहा जाता है वो बच्चा जो है परिवार के द्वारा ही बहुत सारे और अन्य चीज को भी सीखता है, जैसे प्रेम, सहयोग, अनुशासन। इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रेम, सहयोग, अनुशासन, यानी कि आप डिसिप्लिन इसे कहते हैं। यह भी चीज जो है बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो अपने परिवार के लोगों से ही यह भी चीज सीखता है। पढ़ाई भी सबसे पहला परिवार के लोगों से ही सीखता है। तो इसीलिए उस बच्चे के लिए परिवार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इस पर कुछ वैज्ञानिक ने अपनी अपनी बातें बतलाई। तो वो वैज्ञानिक में दो तीन वैज्ञानिक है जिनका नाम अब हम लोग यह देखते हैं। तो एक है मैकाइवर और दूसरा है पेज। इन दोनों ने परिवार के ऊपर कुछ बातें अपने बताने की कोशिश की है। तो मैकाइवर ने कहा कि जो बच्चा को जन्म दे और पालन पोषण की उचित व्यवस्था करे। ध्यान रखेंगे, जो बच्चा को जन्म दे, जन्म मतलब पैदा करे, और पालन पोषण का उचित व्यवस्था करे, पालन पोषण का उचित व्यवस्था करे, उसे ही यह परिवार कहे। यानी कि मैकाइवर साहब का कहनाम है कि सिर्फ आप बच्चे को जन्म दे देते हैं तो यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आपने अगर बच्चे को जन्म दिया तो उसके अच्छे लाइफ के लिए आपको कमाना भी होगा, यानी कि उसके आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस बच्चे को तो आपने जन्म भी दिया और उसका पालन पोषण ये आपकी जिम्मेदारी है। पालन प्लस पोषण की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर, गार्जियन के ऊपर है। तो उसे ही मैकाइवर जी और पेज जी ने परिवार कहा, यानी कि परिवार का एक काम बतलाया। उसके बाद यह परिवार के काम को अब डिवाइड किया। नेक्स्ट पॉइंट, परिवार के कार्य। कार्य मतलब होता है काम, यानी कि जो परिवार के मेंबर होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है।
तो परिवार में तो आपके माता हो गए, पिता हो गए, बच्चे हो गए, तो सभी का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। तो मैकाइवर इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपना मत दिया। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1 मैकाइवर। मैकाइवर साहब देखिए इन्होंने क्या किया, तो परिवार के काम को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भाग में, एक कहा आवश्यक और एक कहा गया अनावश्यक। मतलब मैकाइवर साहब ने कहा कि परिवार के काम, परिवार से संबंधित जो भी काम है उसको 2 भागों में बांटा गया मैकाइवर जी के द्वारा। एक जो जरूरी काम है, एक जो जरूरी काम नहीं है। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। मैकाइवर साहब को कैसे याद रखिएगा, तो मकई का पौधा होता है, तो आप देखते हैं मकई से याद रखिएगा मैकाइवर। तो मैकाइवर साहब ने 2 भाग में इसको डिवाइड किया कि परिवार की जिम्मेदारी 2 तरह की होती है, एक जरूरी और एक गैर जरूरी। तो जरूरी जिम्मेदारी में क्या क्या आ जाता है, तो आप देखेंगे कि परिवार के लिए जो आवश्यक काम है वो घर से संबंधित होना चाहिए। घर यानी कि घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है। आवश्यक कार्य में क्या होता है, घर से संबंधित काम, मतलब घर से संबंधित जो काम है उसे आवश्यक काम कहा गया। और अनावश्यक कहा गया जो मनोरंजन से संबंधित हो, मनोरंजन से संबंधित। मनोरंजन का मतलब होता है खेल कूद। तो खेल कूद से संबंधित जो काम होगा उसे आप अनावश्यक कहेंगे, और जो घर से संबंधित काम होगा, घर से संबंधित जो भी काम होगा उसे हम लोग आवश्यक काम कहेंगे। इस तरह से इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा मैकाइवर साहब, जिसे आप मकई साहब कह सकते हैं। मकई से याद रखिए मैकाइवर। तो अब यह घर से संबंधित काम जो है, यह 3-4 काम इन्होंने बतलाया है। उसका नाम है आर्थिक क्रियाकलाप, नंबर 1 आर्थिक क्रियाकलाप। नंबर 2 में दिया गया शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप नंबर 2। नंबर 3 लैंगिक और प्रजनन क्रियाकलाप, लैंगिक प्लस प्रजनन क्रियाकलाप। तो इनका यह तीसरा पॉइंट है। इस तरह से आपने देखा कि घर से संबंधित जो भी जरूरत की चीजें, जो काम है, वो परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैकाइवर साहब ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, एक आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक प्लस प्रजनन क्रियाकलाप। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आर्थिक क्रियाकलाप या शैक्षणिक या लैंगिक या प्रजनन, यह क्रियाकलाप के बारे में किसने बतलाया, तो मैकाइवर साहब ने। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैकाइवर जी के बाद दूसरा, जिनका नाम है ऑगबर्न और नीमकॉफ। ऑगबर्न प्लस नीमकॉफ, यह जो 2 वैज्ञानिक है, इसको कैसे याद रखेंगे, इस तरह से याद रखिएगा, आग और नीम। तो इस तरह से याद रखिए, आग से याद रखेंगे ऑगबर्न और नीम से याद रखिए नीमकॉफ। यानी कि आग लग गया नीम में, ऐसे याद रखेंगे। आग से याद रखिएगा ऑगबर्न और नीम से नीमकॉफ। तो चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऑगबर्न साहब और नीमकॉफ साहब ने भी परिवार के काम को बांटा। इन दोनों ने मिलकर 6 तरह का काम बतलाया। 6 तरह का, 6 भाग में परिवार के काम को, यानी घर से संबंधित जो भी काम है उसको 6 भागों में उन्होंने डिवाइड किया। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, क्या चीज, परिवार के कार्य। तो ध्यान रखिएगा, परिवार के कार्य, यहाँ ध्यान दीजिए, यह परिवार के कार्य जो टॉपिक है इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैकाइवर साहब जी का देख लिए। अब आते हैं ऑगबर्न और नीमकॉफ का। तो यह 6 बातें इन्होंने इसमें बतलाई है। ये 6 बातें कौन कौन है वो आते हैं। तो ये 6 बात में, जैसे ये मैकाइवर साहब जो थे,
यह 3 बातें जो बतलाए थे, तो यही 3 बातें तो यह ऐड किए ही, ऑगबर्न और नीमकॉफ। इसमें 3 बातें और ऐड करना है, जो कि यह यहाँ पर देखेंगे। एक है धार्मिक, प्रत्यात्मक और रक्षात्मक। इसमें 3 बातें और जोड़ दीजिए। एक हो गया धार्मिक क्रियाकलाप आप कह दें, उसके बाद 5वां धार्मिक के बाद रक्षात्मक क्रियाकलाप, और छठा जो है वो प्रक्रियात्मक क्रियाकलाप। तो देख लीजिए, ऑगबर्न और नीमकॉफ इन दोनों ने मिलकर यह 6 काम बतलाया। यानी कि परिवार का काम, घर के प्रति जिम्मेदारी क्या है, तो ऑगबर्न और नीमकॉफ ने यह 6 बातें उन्होंने बतलाई। उसके बाद मैकाइवर साहब जो थे वो उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, तो 2 भागों में इन्होंने यह 3 बातें बतलाई। ध्यान रखेंगे, यह 3 गो यहाँ तक। तो 1 2 3। तो मैकाइवर साहब ने 2 तरह का परिवार की जिम्मेदारी बताई, एगो आवश्यक एगो अनावश्यक। तो आवश्यक में इन्होंने 3 बातें बतलाई। कौन? मैकाइवर साहब ने। तो मैकाइवर साहब ने 3 बातें में आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप और लैंगिक प्लस प्रजनन क्रियाकलाप बतलाया। फिर वही ऑगबर्न और नीमकॉफ साहब ने परिवार के बारे में 6 बातें बतलाई। इन्होंने 6 भाग में बांटा परिवार के ऊपर उनका काम, उनका दायित्व को। तो 6 गो कौन है? तो ये 3 गो जोड़ दीजिए ऊपर से, आर्थिक, शैक्षणिक, लैंगिक। इसके अलावा 3 बातें इन्होंने और ऐड किया, धार्मिक, रक्षात्मक और प्रक्रियात्मक। अब इसके अगले हैं लुंडबर्ग। अब लुंडबर्ग साहब देखिए यह क्या कहते हैं। अब तीसरा वैज्ञानिक है जिनका नाम है लुंडबर्ग। अब यह जो है लुंडबर्ग साहब, इन्होंने यह बात बतलाया है कि परिवार के मूलभूत क्रियाकलाप को 4 भागों में बांटा गया। यह 4 भाग, तो आप ध्यान रखेंगे। मैकाइवर साहब ने परिवार के क्रिया मतलब परिवार के काम को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। उसके बाद ऑगबर्न और नीमकॉफ ने 6 भागों में और लुंडबर्ग ने 4 भागों में। इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग लुंडबर्ग साहब का क्या क्या है। तो इसमें उन्होंने यही बात बतलाया है, इसमें थोड़ा सा अलग हट के इन्होंने बतलाया है। तो यह क्या क्या है, तो यह देखते हैं। तो यह लुंड साहब जो है, सबसे पहला इन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह का संतोष, मतलब समूह का संतोष, समूह का संतोष, यह बात लुंडबर्ग साहब ने कहा। नंबर 2 में इन्होंने कहा कि श्रमिक का सहयोग और विभाजन, श्रमिक का सहयोग और विभाजन। नंबर 3 में इन्होंने बतलाया बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण। तो बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण, शिक्षण। और नंबर 4 में इन्होंने कहा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन, यौन व्यवहार प्लस प्रजनन का नियमन। इसका मतलब यह जो लुंड साहब है, लुंडबर्ग साहब, तो यह इन्होंने इसको परिवार के काम को 4 भागों में डिवाइड किया। लुंडबर्ग साहब, एक समूह का संतोष, श्रमिक का सहयोग और विभाजन, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण, और चौथा यौन व्यवहार प्लस प्रजनन का नियमन। तो आपने ये देखा परिवार के कार्य। तो परिवार के कार्य से संबंधित 4 वैज्ञानिक ने अपनी अपनी बातें बतलाई। नंबर 1 मैकाइवर साहब, तो इसको मकई साहब याद रखिएगा। तो 2 गो मकई, तो इन्होंने 2 बात बतलाई, आवश्यक और अनावश्यक। उसके बाद ऑगबर्न, तो ऑगबर्न से याद रखिए आग, और नीमकॉफ से याद रखिए नीम। तो आग और नीम साहब ने मिलकर 6 बातें बतलाई, 6 भाग में बांटा परिवार के काम को। उसके बाद लुंडबर्ग साहब जो हैं, यह साहब परिवार के काम को 4 भागों में बांटा।
तो इस तरह से आपने ये देखा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान आप रखेंगे ये सब। अब अगला टॉपिक आते हैं परिवार की विशेषताएं। तो परिवार की विशेषताएं में अब हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या कहा कि परिवार में क्या क्या खूबियां होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है परिवार की विशेषताएं। विशेषताएं का क्या मतलब होता है? खूबी, मतलब क्या क्या अच्छा गुण बुरा गुण होना चाहिए परिवार की विशेषताएं में। तो इसमें कहा गया है कि इसको हम लोग यहाँ पर 5 भागों में परिवार की विशेषता को बांटा है, 5 तरह का। नंबर 1, सबसे पहला वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध। नंबर 2, सामाजिक संस्था। नंबर 3, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था। नंबर 4, वैवाहिक अनिवार्यता। अनिवार्यता। और नंबर 5 है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा। तो देख लीजिए इस तरह से कि परिवार की विशेषताओं में 5 तरह की विशेषताएं बतलाई गई है। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, सामाजिक सुरक्षा। तब वंशानुगत संबंध क्या है इसको अब देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। सही बात है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं, परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उन सब के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं और कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ विशिष्ट गुण, कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, मतलब ये ध्यान रखें कुछ ऐसा गुण होता है, जैसे मान लीजिए हमारे दादा परदादा जो भी हैं या पिता या माँ का जो भी गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो वैसे को हम लोग कहते हैं वंशानुगत संबंध, यानी कि वंश से संबंधित है, क्योंकि उन्हीं वाला गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं गाँव में, आप सुनते भी होंगे कि या कभी माँ के से सुनते होंगे कि यह जो हंस रहा है इसके दादा भी उसी तरह से हंसते थे, या जो इस तरह से ये चल रहा है उसी तरह से दादा भी इसके चलते थे। तो उस तरह का कुछ वंशानुगत गुण आप में होता है, जिसे कहा गया वंशानुगत संबंध। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था में कहा गया है कि ये परिवार जो है सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में काम करता है, यानी कि यह परिवार जो है समाज से मिलकर ही बना है। समाज का यह मेन पार्ट्स है, मेन ध्रुव, मौलिक इकाई। यह आपका सामाजिक मौलिक इकाई है। कौन? तब परिवार। ध्यान रखिए एग्जाम में पूछता है, यह परिवार, परिवार क्या मौलिक इकाई किसका? तो सामाजिक संस्था है यह, यानी कि बहुत सारे परिवार को मिलाकर ही समाज का निर्माण होता है। तो यही बात इसमें यह कहा गया है। और तीसरा है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है कि पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों के लिए, देखिए परिवार के जो सदस्य होते हैं, जैसे आपके घर में आपके माता पिता, तो आपके माता पिता अपने बच्चे के लिए वो क्या करते हैं, बच्चों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पैसा का व्यवस्था करते हैं। अब आपके घर में आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी आपकी चीज को पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, कमाते हैं, जिससे हमारा बच्चा खुश रहे। इसका मतलब वो पैसा का व्यवस्था करते हैं, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था। तो याद रखिए, वित्त की व्यवस्था करता है, पैसा का यह व्यवस्था करते हैं। उनकी यह इच्छाएं होती है कि मेरा बच्चा को हर चीज मिले, वो खुश रहे। ये परिवार यानी कि आपके माता और पिता जो आपको पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं, आपकी सारी इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को वो सारी खुशियाँ दे जो हमें नहीं मिली, तो वो उनकी कोशिश होती है। तो ऐसे वाले को कहते हैं वित्त की व्यवस्था, जो गाड़ी उसको आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। वैवाहिक अनिवार्यता, इसमें क्या है कि परिवार में संतान की उत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होता है। यानी कि विवाह क्यों करते हैं,
कि बच्चा पैदा हो, और बच्चा हो तो मेरा वंश आगे बढ़े। तो ऐसे तो यह वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि से संबंधित है। याद रखिएगा, वंश से संबंधित, वंश की वृद्धि। तो वंश की वृद्धि यानी कि वैसा आप विवाह करते जिससे सिर्फ वंश बढ़े। आपने शादी किया, बच्चा पैदा कर लिया, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, तो आपने क्या किया, एक वंश की वृद्धि के लिए कि मेरा खानदान आगे बढ़ते रहे, तो उसके वंश की वृद्धि के लिए जो आपने शादी किया उसको वैवाहिक अनिवार्यता कहा जाता है। यानी कि इसमें विवाह करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। अब नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा यह क्या है, यह देखते हैं। इसमें पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं। यानी कि सभी आदमी जब एक साथ मिलकर रहते हैं, एक परिवार के तरह, माता पिता भाई बहन जो भी है एक साथ जब मिलकर रहते हैं, तो एक दूसरे को वो सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है। उन्हें कोई कठिनाई अगर आती भी है तो सभी मिलकर सॉल्व कर देते हैं। तो इसीलिए परिवार की विशेषता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे जैसा ही प्रॉब्लम हो, तो परिवार के सदस्य मिलकर वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसे ही कहा गया कि उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो परिवार की सुरक्षा, तो सभी अंग इसके अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं। पारिवारिक अंग याद रखिएगा, पारिवारिक अंग के रूप में इसे मानते हैं। तो यह परिवार की विशेषता है कि परिवार की विशेषता के अनुसार इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया। एक वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक अनिवार्यता और सामाजिक सुरक्षा। तो आपने देखा वंशानुगत संबंध के तहत इसमें क्या है, वंशानुगत यानी कि वंश से संबंधित यह है। तो कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाते रहता है उसे वंशानुगत गुण कहते हैं। तो वो वंशानुगत संबंध से संबंधित है। उसके अलावा है सामाजिक संस्था, यह समाज से भी संबंधित है, जैसे मौलिक इकाई परिवार है। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था, आपके गार्जियन आपकी सारी चीज की पूर्ति करने के लिए पैसा का व्यवस्था करते हैं। वैवाहिक अनिवार्यता, इसके अलावा शादी विवाह इसलिए भी किया जाता है कि मेरा वंश आगे की ओर बढ़ते रहे, तो वंश की वृद्धि के लिए। और जब सभी परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, आपका डर खत्म होता है। तो इस तरह से यह परिवार की यह विशेषता है। अब चलिए आगे देखते हैं परिवार की वर्गीकरण। अब हम लोग यह देखेंगे अगला टॉपिक, परिवार का वर्गीकरण, यानी कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार का वर्गीकरण। तो परिवार को हम लोग अब बांट देते हैं। तो आपने यह देखा कि परिवार का वर्गीकरण को 2 तरह से बांटा गया है, एकल और संयुक्त। एकल का मतलब होता है जो छोटा परिवार, और संयुक्त का मतलब होता है बड़ा परिवार। संयुक्त का मतलब होता है एक साथ रहना। तो इस तरह से इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा गया एकल कहिए या लघु, मतलब छोटा परिवार कहिए, इसको प्लस छोटा परिवार भी आप कह सकते हैं, एकल परिवार या छोटा परिवार या लघु परिवार। और दूसरा होता है जिसे हम लोग बड़ा परिवार कहते हैं, बड़ा कहिए या संयुक्त कहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग परिवार को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक बड़ा परिवार और एक छोटा परिवार। तो आप देखते हैं कि छोटा परिवार जिसे हम लोग एकल परिवार भी कहते हैं, तो छोटा परिवार में कौन होता है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे। तो आप कह सकते हैं आज के डेट में अब नया जो जनरेशन है, अब गौर कीजिएगा 1 से 2 बच्चे ही जन्म दे रहे हैं। क्यों, इसका कारण भी है। एक तो वो पढ़े लिखे हैं, आज के डेट में मेडिकल सुविधा भी है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है महंगाई का बढ़ना। आप देख रहे हैं जिस तरह से 2 ही बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, ये प्रचार देता है, जरूरी भी है। क्योंकि पैदा तो आप किए, ठीक है, ये आपके क्षमता की बात है। आप कहेंगे सर हम 2 करें चाहे 10 करें, उससे आपको क्या दिक्कत है, अरे आप कीजिए, लेकिन आपको ही तो सारा चीज पूर्ति करना होगा। आपको पढ़ाना लिखाना सारा चीज व्यवस्था आपको करना होगा। ऐसा तो है कि सरकार आके कर देगा या पड़ोसी आपका जिम्मेदारी संभाल लेगा। तो बच्चे 2 ही अच्छे थे। एक तो सबसे पहला बात है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब आदमी देख रहे हैं कि नहीं, बच्चे को सिर्फ जन्म देना ही फर्ज नहीं है, उसको पालन पोषण करना भी फर्ज है। इसलिए मैकाइवर और पेज की बातें आप याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा कि बच्चा को सिर्फ जन्म देना ही नहीं बल्कि पालन पोषण का उचित व्यवस्था करना भी किसकी जिम्मेदारी है, परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी है। तो मैकाइवर साहब और पेज साहब ने यह बात कही है। तो उसी तरह से
यह छोटा परिवार जो है जिसे लघु परिवार कहते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें आप देखते हैं कि बस पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, पति पत्नी प्लस उनके अविवाहित बच्चे, यह भी ध्यान रखेंगे, जिसमें इनकी शादी नहीं होगी, इनके बच्चे की शादी नहीं होगा, बच्चा का शादी हो जाएगा तो वो छोटा परिवार नहीं होगा। तो इस तरह से पति पत्नी और उनके जो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? छोटा परिवार या एकल परिवार या लघु परिवार। और आप सीधा समझ सकते हैं, जिसमें पिता और मम्मी दोनों कमाने वाले हैं तो और अच्छा बात है, और सिर्फ पिता भी कमाने वाले हैं तो भी अच्छा बात है, कम कमाए तो भी चल जाएगा और ज़्यादा कमाए तो भी चल जाएगा। तो इसमें इसीलिए यह छोटा परिवार जिसे हम लोग कहते हैं सुखी परिवार, इसको हम लोग सुखी परिवार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका खर्च भी कम है, और छोटा परिवार है तो इनसे क्या फायदा है कि इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है, प्रेम भाव इनमें बना रहता है, तो मन मुटाव नहीं होता है, या और इन बच्चे को सब चीज़ की पूर्ति होते रहती है। तो यह आपने देखा छोटा परिवार का खासियत, इसीलिए इसको सुखी परिवार कहा गया है। इसमें कोई तरह का कलह नहीं होता है, और आपके बच्चे इतने अच्छे, मतलब आप अपने बच्चे का ढंग से केयर कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो बच्चा आपका समझदार बनता है, अच्छा बनता है। तो इस तरह से उसमें कुरीतियाँ नहीं होती, कुरीतियाँ मतलब गलत स्वभाव उसका नहीं होता है, उसमें आलस्य नहीं होता है, ये सारा चीज़ मतलब बेनिफिट होता है छोटा परिवार होने का। अब आते हैं बड़ा परिवार। कहा जाता है लेकिन छोटा परिवार का कुछ नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है? जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में तो सिर्फ पति पत्नी और आपके बच्चे हैं जिसकी शादी नहीं हो रखी है। अब सपोज कीजिए आपके फैमिली में तो कोई बड़े बुजुर्ग तो नहीं है, आपसे सीनियर वाले आदमी नहीं जो आपको अनुभव से अपना बात बता सके, आपका केयर कर सके, आपको सही रास्ता बतला सके, तो इसकी कुछ खामियां भी है। अब मान लीजिए आप बीमार पड़ गए और आपको देखने वाला कोई नहीं, तो वो भी टेंशन है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो ये भी थोड़ा खामी है। तो आपने तो अच्छा ही देखा। अब आते हैं हम लोग बड़े परिवार में। तो बड़े परिवार उसे कहते हैं, यानी कि इसको बड़ा परिवार कहिए या संयुक्त परिवार कहिए, जिसमें आपको लगभग 4 से ज़्यादा, जिसमें माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, अंकल आंटी, दादा दादी, उनके फिर उनकी पत्नी, आपके जो बच्चे हैं उनकी पत्नी, इस तरह से वो परिवार में 10-12 सदस्य होते हैं, तो उसे हम लोग बड़ा परिवार कहते हैं। और आप देखेंगे कि बड़ा परिवार होने से फायदा भी है और नुकसान भी है। तो सब फायदा हम लोग देखते हैं। तो फायदा क्या है? तो एक तो आप देखेंगे कि बड़ा परिवार होने से एक आदर्श परिवार कहलाता है, एक गुण होता है कि सभी आपस में मिलकर रहते हैं, तो वो बच्चा सीखता है। दूसरा बात, सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा होती है कि समाज में आपका एक वेट होता है कि कितना अच्छा परिवार, इतने अधिक संख्या होने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं, आपका वेटेज बढ़ता है। इसके अलावा आप कोई भी काम मिलजुल कर करते हैं, उसे श्रम विभाजन कहा गया। आलस्य नहीं होता है, आप एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का गुण सीखते हैं। और हमारे भारत देश में खासकर भारत के जो लोग हैं, अधिकतर अपने भारत देश में आपको बड़ा परिवार मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। एक सवाल पूछता है कि भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। अपने भारत देश में अभी भी बड़ा परिवार आपको सब जगह अधिकतर मिलेगा। तो ये था आपका परिवार के बारे में, यानी कि आपने देखा छोटा परिवार और बड़ा परिवार में। अब आते हैं परिवार के अन्य प्रकार। अब नेक्स्ट पॉइंट, परिवार का अन्य प्रकार। अब अन्य प्रकार में देख लीजिए, परिवार का अन्य प्रकार का क्या मतलब? परिवार जैसे एक छोटा परिवार हो गया, एक बड़ा परिवार हो गया, इसके अलावा भी परिवार अलग अलग टाइप का होता है। तो चलिए परिवार के अन्य प्रकार में अब ध्यान देते हैं। तो इसमें कुछ है मातृस्थान परिवार, नंबर 1 मातृस्थान परिवार, नंबर 2 पितृस्थान परिवार, नंबर 3 वैवाहिक परिवार, और नंबर 4 जो है समरक्त संबंधी परिवार, समरक्त संबंधी परिवार।
तो इस तरह से अन्य प्रकार में आप देख रहे हैं कि मातृस्थान परिवार, पितृस्थान परिवार, वैवाहिक परिवार और संरक्त संबंधी परिवार। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या है यह मातृस्थान परिवार के। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई तो शादी होने के बाद लड़की जो है वो अपने ही घर रुक जाती है, यानी कि लड़की का जो पति है वो अपने ससुराल में ही बस जाता है, ससुराल। फिर से ध्यान दें कि लड़का और लड़की का जब शादी हुआ तो वो लड़का वो अपने ही ससुराल में बस गया, यानी कि लड़की के माँ के घर बस गया। तो वैसे युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करने लगा, अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा, तो वैसे परिवार को मातृस्थान परिवार हम लोग कहते हैं। तो आप देखते हैं कि अभी के नौजवान अधिकतर तो वही देखते हैं कि चलिए एक मौका मिले। उसके अलावा पितृस्थान परिवार, पितृस्थान में क्या है कि अब इसमें भी तो शादी हुई, इसमें भी लड़का और लड़की का शादी हुआ, लेकिन लड़की जो है इसमें लड़की अपना ससुराल जाती है, और इसमें क्या है लड़का, इसमें लड़का अपना ससुराल में रहता है, यानी कि यह लड़की के घर यह वाला में, इसमें जो है लड़की जो है वो अपना ससुराल जाती है, मतलब लड़का के यहाँ। तो लड़का जो है शादी करने के बाद अपनी वाइफ के साथ वो अपना पिता के घर आता है। तो वैसे युगल पुरुष के परिवार का साथ निवास करते तो उसे हम लोग पितृस्थान परिवार कहते हैं। अब है वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार में क्या होता है, इसमें बस एक ही सोच होता है कि संतान बढ़ाने वाला परिवार। ध्यान रखिएगा कि यह एक एकल परिवार है, छोटा परिवार है, इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है, यानी कि मान लीजिए एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है, यानी कि एक के विवाह, एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक आदमी है, इसकी शादी हुई तो इनसे 2 बच्चे हुए, फिर इनकी शादी हुई तो इनसे 2 बच्चे हुए, इनकी भी 2 बच्चे, इनसे शादी हुई तो इनका 2 बच्चा, इनका भी 2 बच्चा, इनका भी 2, इनका भी 2। तो इस तरह से जो परिवार बना इसे ही कहा गया वैवाहिक परिवार। ठीक, तो इस तरह से अब संरक्त संबंधी परिवार। यह संरक्त क्या है, तो समरक्त, रक्त का मतलब क्या होता है खून, समान खून। तो इसमें यह कहता है यह भी संयुक्त परिवार का एक रूप है, यानी कि बड़ा परिवार का यह पार्ट्स है। इसको अब अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं, याद रखिएगा। समरक्त परिवार को हम लोग अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो समरक्त परिवार को हम लोग कौन सा परिवार कहते हैं, अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं, समान रक्त समूह, ध्यान रखेंगे। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित। जिस तरह से आपको हमने बताया कि मान लीजिए कि आपके दादाजी अकेले, तो दादाजी को 2 बेटा, तो यह मान लीजिए। अब फिर आपके पिताजी को फिर 2 बेटा, फिर आपकी शादी हुई तो इनके भी 2 बेटा, इनके फिर 2 बेटा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि परिवार बढ़ते जाता है। तो एक तरह का यह छोटा परिवार से हो गया बड़ा परिवार, लेकिन ये सभी एक ही खून का है। यह सब में किसका ब्लड है, तो इनके, यह सब में एक ही खून का यह आदमी, तो इन्हीं का खून का यह सब। तो हम लोग कहते हैं ना गांव में कि ये सब हम लोग एक ही खानदान के हैं। तो जो एक ही ब्लड का होता है, आज भले वो बांट लिया, आज वो चाचा चाची में बट गए, तो जो एक ही ब्लड के होते हैं उसे हम लोग समरक्त संबंधी परिवार कहते हैं। तो क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होता है, यानी कि इनकी उत्पत्ति कौन सा होता है, एक ही खून से। एक ही खून का मतलब है कि आपके दादा परदादा कोई एक थे, उन्हीं से इनका जन्म हुआ, फिर इनसे इनका, इनसे, इस तरह से धीरे धीरे परिवार बढ़ता चला गया। तो इसको हम लोग कहेंगे समरक्त संबंधी परिवार। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।